Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली ये प्राची गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये चैप्टर, बट गाइस फिर भी से हम लोग को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो गाइस चैप्टर का नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। तो गाइस इसमें हम लोग अपने इनकम जो हम कमाते हैं उसके बारे में गाइस हम बताते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब इनकम के बारे में बताना, हर चीज़ उसके बारे में बताना। एग्जाम्पल जैसे कि गाइस हम लोग सुपरमार्केट जाते हैं और सुपरमार्केट से अपन कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका बिल मिलता है अपन को। बिल में हर चीज़ दिए रहती है, इतने रुपए की चॉकलेट आई, इतने की आइसक्रीम आई, इतने की मैगी आई, इतनी कोल्ड ड्रिंक आई, ये वो ठीक है। तो वैसे ही गाइस जब अपन रिटर्न फाइल करते हैं तो हम लोग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना रहेगा कि हमारी यहाँ से इनकम आई, वहाँ से इनकम आई, ऐसे इनकम आई, वैसे इनकम आई, हमने ये डिडक्शंस लिए। तो भाई ये सारी बातें आपको किसको बताओगे, कैसे बताओगे? तो रिटर्न ऑफ इनकम एक ज़रिया है जिससे आप बता पाते हो अपनी इनकम के बारे में, और उसके बाद टैक्स पे करते हो उसके ऊपर। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर। तो गाइस चलो देखते हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम आखिर होता क्या है। तो गाइस ये जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसका सेक्शन है 139। तो अंडर 139 ने डिफाइन है रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, किसको किसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है? सबसे पहले तो गाइस हमको समझना रहता है मतलब रिटर्न ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है। तो गाइस एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो अपन को फाइल करना पड़ता है हर साल, सो दैट अपने बारे में अपन बता पाए गवर्नमेंट को कि हम इतना कमा रहे हैं, हमारा ऐसा चल रहा है, लाइक बोलते ना क्या हलचाल, वैसा टाइप का। ठीक है गाइस, तो ये रिटर्न ऑफ इनकम का पता चल गया। इसमें अपना ब्यौरा देते हैं अपन, ठीक है, गवर्नमेंट को। उसके बाद अब कौन फाइल करता है, कौन फाइल करेगा गाइस? तो कंपनी, फर्म जो रहती है वो अपने साइज को छोड़ के, लाइक वो छोटी साइज की है, वो बड़े साइज की है, डजेंट मैटर। तो अगर आपकी कंपनी है या आपका फर्म है तो आपको रिटर्न फाइल करना ही करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर साइज। ठीक है, फिर ट्रस्ट, ट्रस्ट होती है जो ट्रस्ट बनाते हैं अपन पढ़े हैं बेसिक चैप्टर में ट्रस्ट वगैरह क्या होता है। तो गाइस वो सारे लोग भी जो होते हैं उनको भी रिटर्न ऑफ फाइल करना मैंडेटरी है। फिर कौन भरेगा? अपना पॉलिटिकल पार्टीज रहती है वो फाइल करती है। साइंटिफिक रिसर्च करने वाली जो एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो लोग रिटर्न ऑफ फाइल करते हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फंड्स आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फंड, ये फंड वो फंड, फालतू कितने सारे फंड्स होते हैं। तो वो सारे फंड्स और कॉलेजेस ये लोग भी अपने साइज को ना देखते हुए फाइल करते हैं। कौन कौन साइज नहीं देखता? ना इनकम देखता, चाहे उसकी 2 रुपए की इनकम हो, चाहे वो इतनी सी हो, चाहे वो इतनी बड़ी हो। ये सब फंड्स वाले, यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले और कंपनी वाले, ये लोग भरते ही भरते रिटर्न हर साल। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैम मैं बिलो 18 हूँ मैं नहीं भरूंगी, या मैम मेरी तो इनकम 2.5 लाख के अंदर है तो मैं नहीं भरूंगी। ऐसा कोई ऑप्शन इनके पास नहीं रहता है। बाकी लोग जो अदर है जैसे आप और मैं है, तो अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम है या फिर आप 18 साल से कम के हो, तो उस केस में आपको रिटर्न ऑफ इनकम भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और गाइस याद रखना अपनी जो इनकम देखते हैं अपन नेट इनकम देखते हैं, मतलब उसमें अपन एग्जम्पशंस, डिडक्शंस ये सबको यूज किए बिगर। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप वो सबका बेनिफिट ले लिया उसके बाद देख रहे हो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अब कंपलसरी फाइलिंग, किनको कंपलसरी फाइलिंग करना पड़ता है? ठीक है, यहाँ तो देख लिया अपन कि इनको फाइल करना है, बट किनको कंपलसरी फाइल करना, मतलब इनको तो फाइल करना ही है चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो किनको एकदम फाइनल है कि उनको फाइल करना है? अगर गाइस आप वही 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 व्यक्ति, अगर आप बेनिफिशियली इंटरेस्टेड हो किसी चीज में। ठीक है मैम, बेनिफिशियली इंटरेस्टेड का क्या मतलब होता है? मतलब गाइस आप कहीं पे अपना साइन कर दे रहे हो, कोई कागज में आप साइन करके देते हो और फिर आपके नाम पे वो प्रॉपर्टीज हो जाती है। जैसे गाइस अपन जब छोटे होते हैं तो अपने अपना साइन ले लेते हैं और अपन को हमारे पेरेंट्स हमारे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, बिकॉज गाइस हम ताकि उनके पैसों का बेनिफिट ले पाए बड़े होने पे। वैसे ही गाइस कुछ बदमाश लोग होते हैं जो लोग क्या करते हैं पता है, फॉरेन कंट्रीज में अपना प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं और बोलते हैं ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि आपका प्रॉपर्टी है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं है हमारा, हम ना इसकी बेनिफिशियली ओनर है। मतलब कागजोत में आपका नाम है, सब जगह आपका नाम है, कुछ होने से आप हो वहां पर, आपका ये सब कुछ, बट ऐसे दिखाते कि नहीं नहीं ये हमारा नहीं, हम यहाँ के ओनर नहीं है।
तो गाइस उस केस में अगर आप बेनिफिशियली इंटरेस्टेड हो किसी चीज पे, आपके पास साइनिंग अथॉरिटी यहाँ की, साइन कौन करेगा, आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है, बैंक अकाउंट आपका चलता है वहां पर, तो उस केस में गाइस आपके पास चाहे 1 रुपए की क्यों नहीं इनकम हो, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप बेनिफिशियरी हो किसी असेट्स के, मैंने जैसा अभी एग्जांपल दिया, दुबई में प्रॉपर्टी आपकी बहुत सारी, आप ओनर नहीं हो, आप बोल दोगे मैंने नहीं खरीदी, बट आपको कोई गिफ्ट कर दिया, आपके आपके कोई दूर के रिश्तेदार बोले कि मैं इनको गिफ्ट करना चाहता हूँ, सही सुनो, आप काला धन उनको दियो, वो प्रॉपर्टी आपके नाम से खरीदे, ठीक है, अपने नाम से खरीद के बेनिफिशियली ओनर आपको बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, ब्लैक मनी का ट्रांसफर हो रहा है और ऐसे सबको दिखाया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो तो ना मुझे गिफ्ट में मिली है, वो उसमें मेरा बेनिफिशियली इंटरेस्टेड है, मेरा थोड़ी ना है, मेरा नहीं है, मैंने नहीं लिया, मैं नहीं जानती उसको, ऐसा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये सब दिखावा है, असलियत में सब आपका है, हमको पता है, कोई इतनी 2-4 करोड़ की गिफ्ट नहीं देता किसी को, ठीक है। तो बेनिफिशियली अगर आपके पास एसेट है या फिर आप बेनिफिशियली इंटरेस्टेड हो, दोनों ही केस में आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बट थोड़ा सा राहत मिलेगी आप एक एक्सेप्शन में अगर फॉलो करते हो तो। मैम प्लीज बता दो एक्सेप्शन क्या है, मैम प्लीज बता रही हूँ, देखो समझ लो, ये आपको क्यूट से नीले वाले, ठीक है, ये आपको, ये घर है आपका दुबई में, देखो कितना अच्छा घर है, ठीक है, आपको रेंट की इनकम रिसीव हो रही है 1,80,000 की एवरी मंथ, ठीक है, आप हर मंथ इंटरेस्ट कमा रहे हो 1,80,000 एवरी मंथ, तो आप अपने अकाउंट्स पे क्या शो करोगे कि मेरे को रेंट रिसीव होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका सैलरी है, टोटल आपका 2 लाख रुपए का इनकम हो रहा है, ठीक है, जो कि 2 लाख का जो आपका इनकम है वो 2,50,000 से कम है, ठीक है। तो बिकॉज आप लोग का रेंट का इनकम है और आप उसको इंक्लूड कर रहे हो अपने रिटर्न ऑफ इनकम में, ठीक है, और उसके बाद आप शो कर रहे हो कि हाँ मेरा 2,50,000 से कम है, तो उस केस में गाइस आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी और आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो करो करो, ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। बट ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे शो नहीं कर रहे हो, शो नहीं करोगे तो फिर होशियारी हो जाएगी ना, होशियारी नहीं लेना है। चलो अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है गाइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको यहाँ पर रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, और ये बहुत अच्छे से याद कर लो गाइस, एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके हाई वैल्यू, बहुत हाई वैल्यू है, वो ट्रांजेक्शन में आपको पक्का से रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपकी अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब मैम, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे भर भर के भरे हुए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए तो आपके बैंक अकाउंट में रखे, और फिर आप बोलते हो मैं ना बिलो एग्जम्पशन लिमिट हूँ, मेरा ना इनकम ना 2,50,000 से कम है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे मेरे तो घर चलाने के पैसे नहीं, मैं क्या रिटर्न फाइल करूंगा। अच्छा, तो बैंक अकाउंट में 1 करोड़ कहाँ से आया, कहाँ से आया, हाँ नहीं तो क्या गरीब बन रहे हो। तो गाइस अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा इनकम आपके बैंक में है तो उस केस में आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते बट आप अब्रॉड घूम सकते हो आराम से, मस्त गोवा घूम, आई एम सॉरी, थाईलैंड घूम रहे हो, मॉरिशस घूम रहे हो, यूएसए घूम रहे हो और मजे कर रहे हो, ठीक है, तो गाइस आप अब्रॉड घूम सकते हो, 2 लाख से ज्यादा ऐसे पैसे उड़ा सकते हो, और उसके से बोलोगे अरे पैसे ही नहीं है मेरे पास तो रिटर्न ऑफ इनकम कहाँ से भरूं मैं, तो नहीं हो सकता। आपकी बिजली की बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपकी 1 लाख से ज्यादा आ रही, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूसेज आखिर करते क्या हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके बताओ हमें, या फिर कुछ अदर अगर लगेगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो गाइस ये सारे 3 केसेस स्पेशली इसमें आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी मैंडेटरी है, ठीक है। अब गाइस कुछ केस में हमारे एम्प्लॉयर साहब है, उनको ना कह दिया है कि चलो ये क्या रिटर्न फाइल करेंगे आप कर दो, जैसे कि गाइस सारे एम्प्लॉइज जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, एंड उनको ढूंढना, उनको ट्रेस करना इट्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि गाइस जॉब करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं और जॉब देने वाले बहुत कम होते हैं। एम्प्लॉयर आपको कम मिलेंगे एंड एम्प्लॉय आपको ज्यादा मिलेंगे, एक एक ऑफिस में 10-10, 20-20, 100-100 एम्प्लॉइज रहते हैं, बट एम्प्लॉयर तो 2 या 3 ही रहते हैं, ठीक है गाइस। तो उस केस में हम क्या करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोचा एम्प्लॉय को ढूंढने जाएंगे तो ये तो पतली गली से निकल के भाग जाएगा, एक एक को कहाँ ढूंढते रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छा रास्ता निकाला, उन्होंने जो एम्प्लॉयर होते ना उनको खोजना आसान होता है, और इम्प्लॉय जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में होते हैं, तो उनको खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई क्या करते हैं अपन, एम्प्लॉयर को खोजते हैं और उसको बोलते हैं सुन
तू अपनी ऑफिस में जितने लोग को सैलरी देगा सबका रिटर्न फाइल करके मेरे को सबमिट कर देना। मतलब फोकट का नौकर कौन है? एम्प्लॉयर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फोकट का नौकर कौन है? एम्प्लॉयर। उससे हम लोग फोकट में नौकरी करवाएंगे। वो बोलेगा क्यों करूं, मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं क्या? मतलब तुम्हारा इसका उसका उसका 100 लोग का रिटर्न फाइल करके मैं जमा करते रहूं? मेरे पास इतना फोकटी टाइम नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मेरे को मेरे बिजनेस चलाना है। अच्छा, मेरे को मना किया है, मेरे को मना किया काम करने से, ठीक है। जैसे गाइस आप अपने घर में अपने पापा को काम करने के लिए मना नहीं कर सकते। अगर पापा को बोले 1 गिलास पानी ला के दे दे, तो आप उनको ये बोलोगे क्या? नहीं, मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं कि मैं पानी ला के दूं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ले लो पापा। ऐसा बोल सकते हो? हिम्मत है इतनी कि ला के दोगे? अगर बोल दिए मान लो एक बार के लिए, तो पापा इज लाइक अगले महीने की पॉकेट मनी बंद, है ना। वैसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, अच्छा हमसे मना कर रहा है, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस जो सैलरी में दे रहा है ना भर भर के, सब कुछ डिसअलाउ। मतलब मैम, डिसअलाउ का मतलब अगर अभी तक आप नहीं समझो ना, तो बस सोच लो आपका क्या होने वाला है फ्यूचर में। डिसअलाउ मतलब जब बोलती हूँ तो समझ लिया करो कि आप जो एक्सपेंसेस को माइनस करके अपना प्रॉफिट कम दिखाने वाले थे ना, अब वो एक्सपेंस आपकी जो इनकम है उससे माइनस नहीं होगा, मतलब आपका प्रॉफिट अब ज्यादा दिखेगा, मतलब टैक्स ज्यादा इनकम ज्यादा, ठीक है। तो वो बोला रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे तो सारे इम्प्लॉयज 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 इतनी ज्यादा सैलरी आती है, इनको सैलरी देता हूँ मैं, आप इसको डिसअलाउ नहीं कर सकते। तो बोले ठीक है फिर काम कर दे हमारा। तो बोला ठीक है। तो अब इम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो रिटर्न फाइल करेगा अपनी इम्प्लॉयज की, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया जाता है। वैसे ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, थोड़ा सांस लेने का समय है, क्योंकि टीडीएस में ये एकदम कंपलसरी मैंडेटरी रहता है, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल दे दिया है। सैलरी क्लास को बस ये वाली प्रोविजन दिया गया है। इसमें एम्प्लॉय का रिटर्न जो रहेगा वो एम्प्लॉयर भरेगा, बल्कि रिटर्न करके होता है एक साथ, उसमें बल्क में रिटर्न फाइल होता है। एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, मतलब मैं अगर एम्प्लॉय हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं पेन फाइल करूंगी, अपना पेन दूंगी, मेरी सैलरी होनी चाहिए, और मेरा कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा यूट्यूब का बिजनेस है वैसे मेरा बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो आई शुड डेडिकेटेड टू दैट वर्क ओनली, ओके। तो सैलरी की इनकम होनी चाहिए, पीजीबीपी नहीं होना चाहिए कुछ भी। एक एम्प्लॉयर के पास कम से कम 50 एम्प्लॉय तो होना ही चाहिए कम से कम, और हर एम्प्लॉय की इनकम 2,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वैसे 2,000 5,000 वाले एम्प्लॉय की रिटर्न फाइल कर रहे हो एक साथ बल्क में। नो गाइस, आपको हर एम्प्लॉय की रिटर्न फाइल करनी है जिनकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा होगी, और वो आपकी बिजनेस में 50 एम्प्लॉय होंगे कम से कम, ठीक है। स्पेसिफाई सिटी गाइस, कुछ कुछ सिटीज में हम लोग को ये दिया गया प्रोविजन, हर जगह नहीं है, ठीक है। स्पेसिफाइड जगह पे है, वहीं पे ये वाली प्रोविजन एप्लीकेबल है, सब जगह नहीं है। अब स्कीम कब कब एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर आपका बिलेटेड रिटर्न है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने पैन नंबर ही गलत दिया तो कैसा फाइल करेंगे, कॉमन सेंस लगाओ। आपने ब्लॉक असेसमेंट करवाया है तो नहीं हो पाएगा। आपके पास एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है, मतलब मैं यहाँ पर भी काम करती हूँ पार्ट टाइम में, वहां पर भी काम करती हूँ, तो दोनों जगह अगर 2 एम्प्लॉयर हो गए मेरे, तो उस केस में नहीं हो सकता। फिर अगर मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, या सैलरी के लाले पड़े आप रिटर्न की बात करते हो, तो अगर सैलरी नहीं मिल रही तो रिटर्न क्या भरना है, तो नहीं। या फिर आप बोल रहे हो कि मेरे को रिवाइज रिटर्न भरना है, मेरा रिटर्न तो गलत हो गया था, उस केस में नहीं गाइस, यहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं है ये सब। तो ये स्कीम कब एप्लीकेबल नहीं होती, बिलेटेड रिटर्न, इनकरेक्ट पैन, रिवाइज रिटर्न, पैन गलत दे दिया, और सैलरी नहीं मिल रही है, 2 से 1 से ज्यादा एम्प्लॉयर है, ब्लॉक असेसमेंट, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको स्कीम समझ में आ गई होगी। तो गाइस चलो देख लेते हैं कि अगर अपन ट्रस्ट के केस में, चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में इनकम कैसे रिटर्न फाइल करते हैं इनकम की, ठीक है। तो देखो सारे लोग जो भी है, अगर उनको रिसीट होती, जिनको भी रिसीट होती इनकम, ठीक है, तो या तो उनको एज अ ट्रस्ट में पैसे मिलेंगे, चैरिटेबल पर्पस के लिए, रिलीजन पर्पस के लिए उनको पैसे मिलेंगे, या तो कोई आके ऐसे भी दे सकता है कि खुद से आके दे दिया कि नहीं रख लो पैसे, हमको नीचे आप रख लो करके, ऐसे दान पुण्य कर देते मंदिर वगैरह में, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो गाइस आपको ये दोनों इनकम का आपको रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर आपने फाइल नहीं किया रिटर्न। कितना रुपए पेनल्टी है, हर दिन 100 रुपए, हर दिन आपको 100 रुपए फाइल करना है, और जब तक आप फाइल नहीं करोगे तब तक आपको 100 रुपए लगते रहेंगे, हर दिन लगेंगे, बैठे रहो। रिटर्न ऑफ इनकम फॉर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। अगर आपका जो अपन को गाइज
पॉलिटिकल पार्टी को एग्जम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 10। तो इस 10(10) में आपको एग्जम्पशन मिलती है अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा है तो उस केस में आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा मैंडेटरी। ठीक है, आप साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहे हो, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रहे हो तो आपको आपकी एग्जम्पशन लिमिट जो सेक्शन 10 में दिया हुआ है वहां से अगर एक्सीड करती है तो आपको साइंटिफिक रिसर्च की रिटर्न फाइल करनी है इनकम की। गाइस मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं की ना तो आपको 100 रुपए लगेगा हर दिन के हिसाब से जब तक आप फेल होते रहोगे। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते, थोड़ा यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। देखो ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। तो गाइस जो लोग अभी आर्टिकलशिप कर चुके होंगे आई होप आप लोग को ये आता होगा और आप सीखे होंगे फाइल करना, तो आप लोग के लिए तो इजीली हो जाएगा। देखो ITR फॉर्म्स होते हैं गाइस बहुत सारे रिटर्न के, अपन वो डिस्कस करने वाले। कितने हैं कुल? 7 फॉर्म्स और एक V, मतलब 8 है टोटल, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो ये आप पूरे चैप्टर में मुझे यही सिर्फ इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले इंडिविजुअल के लिए जिनकी इनकम किससे आ रही है, सैलरी से आ रही है, एक हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आ रही है। जैसे कि मैम बैंक इंटरेस्ट आ गया। आप एक नॉर्मल इंसान को सोचो जो बैंक इंटरेस्ट कमाता है, वो खुद बेचारा इंडिविजुअल है और एक घर है उसका, ये एक नॉर्मल 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 इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, वो कोई बिजनेस नहीं करता। ठीक है, ये एक नॉर्मल इंसान है, तो ये बेचारा आओ फर्स्ट वाले में अपना फाइल करके जाओ। रिटर्न बहुत ईजी रहता है, बस नाम वाम भरना रहता है, ये सब भरो, काम खत्म, एकदम इजी मैम। ठीक है, अब सेकेंड वाला, इसमें गाइस आप इंडिविजुअल हो चाहे HUF हो, दोनों चलेंगे, इंडिविजुअल भी HUF भी। आपकी PGBP की इनकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सैलरी इनकम हो सकती है और आपके पास 2 घर भी हो सकते हैं। मान लो गाइस किसी इंसान के पास एक घर है तो वो 1 में भरे, इसके पास 2 घर है तो वो 2 में भरे। ठीक है, और हो सकता है उसके इनकम ऑफ विनिंग के, जैसे कि कोई KBC में गया है, अब KBC में गया गाइस तो हो सकता है उसके पास 2 घर हो, तो वो KBC में गया तो KBC पैसा कमाया तो वो विनिंग की इनकम हो गई, उसके पास 2 घर है, बाकी वो अपना नौकरी करता है तो उसकी सैलरी इनकम हो गई, तो वो सेकेंड वाला भर सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इस बुक में पूरा ना ऐसे लाइन लाइन में दिए रहता है ना तो मजा नहीं आता पढ़ने में, दैट्स व्हाई मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया एकदम ब्यूटीफुल वाला। आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा, अगर फ्लो चार्ट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइस, अब हो गई बहुत सारी नौकरी, अब अपन करेंगे बिजनेस। तो गाइस अगर आप बिजनेस करने आ चुके हो तो 3 नंबर में आपको बिजनेस करना है। ठीक है गाइस, इसको अपन थोड़ा याद भी कर लेते। देखो सबसे पहले कोई इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं क्या करूं, तो सबसे पहले इजीएस्ट वे टू अर्न मनी इज गोइंग फॉर जॉब, मतलब जॉब में चले जाना इज इजीएस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इंसान सोचता है कि मैं जॉब में जाऊंगा, वो जॉब में पैसा कमा कमा के एक घर खरीद लेता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे वो सोचता है कि एक घर से क्या होगा, मेरे पास 2 घर तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, तो 2 घर खरीद लेता है, तो सेकंड। फिर वो सोचता है बहुत नौकरी कर ली, बहुत ज्यादा हो गया नाटक, अब तो मैं अपना बिजनेस करना चाहूंगा। तो इस दो घर कम बनाने के बाद तीसरा थॉट क्या है उसके माइंड में कि वो बिजनेस करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। बोला बहुत झंझट है यार, इतना सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, हानि तो क्या बिजनेस में ध्यान लगो कि बुक कॉपी बनाते रहो बैठ के, मैं तो प्रिजम्पटिव में टैक्स दूंगा, बात खत्म, 8% 6% लो और मेरा पीछा छोड़ो, रोज रोज का झंझट खत्म, ये फॉर्म भरो, इतने तारीख को भरो, रिटर्न उतना भरो, और बहुत ज्यादा झंझट है। ठीक है, तो गाइस चौथे नंबर पे आप अपना झंझट हटा दी प्रिजम्पटिव स्कीम में जाकर। ठीक है, फिर 5वां नंबर किसके लिए गाइस, ये AOP BOI फर्म और ट्रस्ट, AOP BOI फर्म ट्रस्ट, इनके लिए 5 नंबर पे टिकट खुलेगा। मतलब इस 5 लोग आप लोग मिलके कोई काम कर रहे हो तो वो 5 नंबर पे आप लोग कौन हो सकते हो, या तो आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हो, या तो फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हो, या तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। तो ये सब 5 लोग मिलके कर रहे हो आप लोग। ठीक है, फिर मजा नहीं आ रहा था 5 में, झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, नहीं करना है हमको, भाड़ में जाए, मैं तो एक जन को ऐड करती हूँ और फिर मैं कंपनी खोल रही हूँ, मेरी कंपनी चलेगी। 6 नंबर में कंपनी लगाओ, चलो जैसे कि 6 नंबर टेबल में पाव भाजी लगा हुआ था ना, वैसे 6 नंबर टेबल में कंपनी लगाओ, चलो चलो चलो, तो ये कंपनी खुल गई। फिर 7 नंबर में जो अभी पीछे नहीं आए हैं उन लोग इस फर्निश करते रिटर्न अपना 7 नंबर पे। ठीक है, और फिर जो V है या फिर 5, इसको V या 5 दोनों बोल सकते हैं, इस फॉर्म में वेरिफिकेशन फॉर्म है, इसमें वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। अगर आप फिजिकल कॉपी वगैरह में रहता है तो उस केस में वेरिफिकेशन होता है, वो उसका है, नॉट सो रिलेवेंट। ठीक है,
तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से याद भी होगा और समझ भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलो डिस्कस करते हैं 26 स्टेटमेंट क्या है। 26 स्टेटमेंट, इसमें क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं बाय एसएससी। जो टैक्स रहता है वो कौन पे करता है, मैम एसएससी पे करेगा, और कौन करेगा, यस गाइस। तो वो क्या क्या टैक्स पे करता है मैम, वो एडवांस टैक्स पे करता है, और वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करता है, और वो रेगुलर असेसमेंट का टैक्स पे करता है। ठीक है मैम, उसका टीडीएस भी कटे रहता है, एम्प्लॉयर जो रहता है ना वो टीडीएस काट देता है उसका। वेरी गुड गाइस। फिर मैम पता है ऐसा, जब सबसे पहले तो वो सोचता है कि ये टैक्स होगा, एडवांस में सोचता है, फिर टीडीएस भी कटने के बाद जब उसके पास थोड़ा बहुत और बचे रहता है पैसा, तो वो फिर टैक्स में दे देता है, कहीं पेनल्टी ना लग जाए, इंटरेस्ट ना लग जाए। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है अरे 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 इतना क्यों डर रहा है, रिफंड ले ले, चल ज्यादा मत पे कर, रिफंड मिलता है फिर उसको। ठीक है गाइज, ये कोई प्रोसेस नहीं है, मैं सिर्फ याद कराने के लिए कह रही हूँ आपको। ठीक है, फिर फोन आता है, अच्छा आपका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है बहुत ज्यादा, चलो किसी से भी मतलब गाइस पता चलता है कि आपका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ फंस जाता हूँ। ठीक है, फिर अगर आपको जीएसटी या 3B का फॉर्म का कोई भी डिटेल फर्निश करना आता है तो वो स्टेटमेंट भी होता है। तो गाइस ये जो स्टेटमेंट है वो किन चीजों में काम आता है, उसका ये रिलेवेंस दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज पे अपन 26A स्टेटमेंट फाइल करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलो गाइस रिटर्न फाइलिंग की डेट देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग की डेट 30 नवंबर होती गाइस, इन केस अगर आप लोग कंपनीज हो। ठीक है गाइस, अगर आपको रिटर्न फाइलिंग सॉरी गाइस, आपकी 30 नवंबर तब होती है जब आपका ऑडिट होता है। ठीक है, ऑडिट होता है तब आपका 30 कट, स्टार्टिंग में पूरा काट दे, मैं फिर से बोल रही हूँ अच्छे से। ठीक है, देखो गाइस रिटर्न फाइलिंग की डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले 30 नवंबर होती है अगर गाइस आप लोग को ट्रांसफर प्राइसिंग में रिपोर्ट देना रहता है। गाइस हम लोग अभी अपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़े हैं, तो गाइस अगर आपको उसमें आपकी रिपोर्ट देनी रहती है अपनी 3CEB की, तो उस केस में आपको डेट मिलती है 30 नवंबर, बिकॉज गाइस बहुत लेंदी प्रोसेस रहता है, वो सबको चेकिंग करने में टाइम लगता है, दैट्स वाई। अगर गाइस आप कोई कंपनी हो या फिर आपका ऑडिट हो रहा है, ठीक है, अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में तो यहाँ पे आओगे। अगर आप नॉर्मल कंपनी हो और नॉर्मली आपकी कंपनी का ऑडिट होता है, तो उस केस में आपको 31 अक्टूबर को अपना रिटर्न फाइलिंग कर देना है। अगर आप अदर हो, जैसे आप और मैं हैं, हम लोग को 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइलिंग कर देना है। ठीक है गाइस, इजी डेट्स दिया हुआ एकदम। देन आगे बढ़ते हैं गाइस, बहुत सारे टाइप के रिटर्न होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है। तो गाइस रिटर्न ऑफ लॉस है 139(3) के अंदर। रिटर्न ऑफ लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये बात को याद रखना। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर आपने लॉस का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आपका रिटर्न ऑफ लॉस अगर आपने फाइल नहीं किया तो आप अपने लॉस को आगे नहीं बढ़ा सकते। मतलब अगर आपका 10,000 का लॉस हुआ है इस ईयर में, जो आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अभी सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, आपकी इनकम नहीं है कि आप सेट ऑफ कर पाओ, तो आपने सोचा चलो ठीक है मैं अगले साल इसको लेके जाना चाहती हूँ। तो अगर आपको अगले साल इसको लेके जाना है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे गाइस स्कूल जाते थे अपन, तो अपन को पिकनिक में जाना है, तो पिकनिक वाली लिस्ट बनती है, उसमें आपका नाम रहना चाहिए तभी आप पिकनिक में जा सकते हो। वैसे ही लॉस का रिटर्न भरना चाहिए तभी आप लॉस आगे लेके जा सकते हो, अदरवाइज लॉस को लेके नहीं जाएंगे, उसको बोलेंगे तुम्हारा नाम नहीं है तुम नहीं जा सकते। ठीक है गाइस, तो कौन कौन से लॉसेस होते गाइस, इनका नाम लिखाना जरूरी है। तो बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस हॉर्सेस एंड 35 AD, ये स्पेसिफाइड बिजनेस है गाइस, आपको याद होगा, अभी पढ़े अपन पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो कौन कौन से लॉस होते हैं फिर से बताओ, बिजनेस लॉस, कैपिटल गेन का लॉस, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स के लॉसेस और बिजनेस ऑफ 35 AD। ठीक है, ये सारे लॉसेस का आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अदरवाइज इन लोग नहीं जाएंगे अगले साल। ठीक है, अब मैम कुछ ढीठ लॉसेस होते हैं उन लोग चले जाते हैं। हाँ गाइस, कुछ होते हैं बैक बेंचर्स जो बस में बैठ जाते हैं। हाँ तो मैम कौन होते हैं वो, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये लोग का नाम हो या मत हो, ये लोग भाग भाग के पूरा बस के पीछे भाग भाग के लटक लटक के पहुंच जाते हैं पिकनिक स्पॉट तक। ठीक है, देखो यहाँ तक बात समझ में आई। अब बहुत ज्यादा टेक्निकल बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। अगर समझ लो गाइस, आप 2022 में खड़े हो, आपने रिटर्न ऑफ लॉस 2022 का फाइल नहीं किया है,
मैंने क्या बोला, रिटर्न ऑफ लॉस 2022 का आपने फाइल नहीं किया, तो कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता? कॉमन सेंस से बताओ। मैम 2022 में जो लॉस हुआ होगा ना वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज मैम उनका नाम नहीं आया है अभी। वेरी गुड। बट गाइस पिछले साल तक मैं अच्छी बच्ची थी, पिछले साल मैंने अपना नाम लिखवाया था, 21, 20, 19 सब में मेरा लॉसेस है और वो सब मैंने रिटर्न फाइल किया। तो आप बताओ क्या वो आगे जा सकता है? यस मैम, उनका नाम है तो वो जा सकते हैं। वेरी गुड। यही ट्रिकी पॉइंट था कि अगर पिछले सालों में आपने रिटर्न फाइल किया है और उसके लॉसेस है तो उसको आप ले सकते हो, बट इस साल अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो इस साल का लॉस आप नहीं ले सकते। याद रखना है, जिस साल की बात कर रहे हो उस साल का नहीं ले सकते, जिस साल भरे हो उस साल का ले सकते हो। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं होगा अगर रिटर्न फाइल नहीं किए, बट अर्लियर ईयर का रिटर्न फाइल किए हो तो कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर हुआ गाइस? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैम हम नहीं फाइल करेंगे, क्या कर लोगे? अच्छा, होशियारी दिखाओगे, रिटर्न फाइल नहीं करोगे। चलो इधर आओ। सेक्शन 234F के अंदर आपको फी फाइल करना पड़ेगा गाइस। 234 करके याद कर लेना, F फॉर फीस। ठीक है, इसके अंदर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर गाइस आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको 1,000 रुपये फाइन भरना है, फीस भरना है, सॉरी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आपने होशियारी दिखाई थी बट आ गए थे, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया था, 31 दिसंबर तक आपने रिटर्न फाइल कर दिया है, तो उस केस में 5,000 तक आप पे कर सकते हो। और अदर केस में गाइज आपको 10,000 रुपीज लगेगा ही। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है और उसके बाद और भी ज्यादा, या फिर आपको डाउट हो रहा है मेरे को कितना भरना चाहिए, तो आप 10,000 भर दो। ठीक है, 5 लाख तक की इनकम ज्यादा है और आपने रिटर्न फाइल कर दिया अगर 31/12 तक, तो 5,000 भरोगे। इसके इस डेट के बाद कभी भी फाइल करोगे तो आपको 10,000 रुपीज लगेगा, और इनकम अगर 5 लाख तक रहेगी तो 1,000 रुपये लगेगा। ठीक है, याद हो गया फीस? ये फीस स्ट्रक्चर है। अब पढ़ते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न है अंडर सेक्शन 139(4). बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? मतलब मैम लेट से रिटर्न फाइल करना। आज मुझे रिटर्न फाइल करने की डेट थी, आज मेरे एग्जाम फॉर्म करने की डेट थी, मैंने नहीं भरा, फिर मैं जाके बोलूँ मेरे को प्लीज एग्जाम फॉर्म भरने दे दो, प्लीज भरने दे दो, तो वो गाइस अगर मैं रो धो के भर भी ली तो वो बिलेटेड होगा, मतलब मैं लेट से ही भरूंगी, टाइम तो गया वैसे भी। ठीक है, तो अगर कोई एसएससी फेल हो जाता है रिटर्न फाइल करने के लिए जब टाइम दिए थे उसको उस टाइम पे, तो उस केस में गाइस उसको अगर नोटिस मिलता है या फिर वो बाद में कभी फाइल करता है रिटर्न अपना, तो उसको हम बोलते हैं कि लेट हो गए भाई तुम लेट हो गए, बिलेटेड रिटर्न भाई तुम लेट हो गए हो। ठीक है, अब इसके लिए टाइम क्या रहेगा, उसको फाइल करना पड़ेगा बिफोर 3 मंथ फ्रॉम रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है, मतलब मैम बिलेटेड रिटर्न भी ऐसे नहीं कि आज इस साल का रिटर्न था मैं 10 साल बाद भर रही हूँ, 10 साल बाद मेरे को होश आ रहा है क्या रिटर्न फाइल करना है, 20 साल बाद मेरे को होश आ रहा है कि मेरे को रिटर्न फाइल करना है, जैसे मुंह उठा के कभी भी नहीं फाइल कर सकते। एक टाइम लिमिट है, इसको याद करते हैं। देखो 3 मंथ फ्रॉम रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अभी कौन से ईयर में खड़े अपन? 22 में, तो इसका असेसमेंट ईयर कब आएगा? 23 में, तो 23 खत्म होते तक, ठीक है, वो खत्म होने से पहले 3 महीना हमको रिटर्न फाइलिंग कर लेना है। मतलब 31 दिसंबर आएगा सीधा, 31 दिसंबर 2022 तक मेरे को रिटर्न फाइल कर लेना है एनी हाउ। ओके, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर ऑफ बाजा बजाने वाला प्रोविजन। 144 क्या बाजा है, मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट होने से पहले आपको अपना रिटर्न फाइल कर देना है, नहीं तो आप नहीं भर पाओगे बिलेटेड भी। ठीक है, इन दोनों में से जो भी जल्दी हो, अर्लियर है ना। ठीक है, इसमें गाइस याद रखना आपने जो रिटर्न ऑफ लॉस है वो आपका कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता बिलेटेड रिटर्न में। बिलेटेड रिटर्न भर के आप लॉस दिखा लो 10 करोड़ का, नहीं हो ही नहीं सकता कैरी फॉरवर्ड। आपको फीस और इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ पे रिटर्न फाइल करोगे, तो ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपको फीस भी नहीं पे करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं गाइस। प्रॉब्लम तो होगी लेट से फाइल करोगे तो, ऐसा एक्स्ट्रा फीस लगती है ना, वैसे ही टाइप का मान लो। ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज रिटर्न पढ़ते हैं अब। ये सबसे प्यारा लगता है मुझे, तो एकदम क्यूट है रिवाइज रिटर्न। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी जीवन में कि कभी भी आप प्रैक्टिकल दुनिया में कभी भी आप अगर काम करते हो रिटर्न फाइल कर ही देना, उसके बाद उसको रिवाइज कर लेंगे, भले गलत भर देना,
बट ऐसे मत करना कि आप रिटर्न फाइल नहीं किया हो, कुछ भी फाइल कर देना बट फाइल कर देना बस, फिर अपन बाद में उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो रिवाइज रिटर्न क्या होता है कि भी एसएससी नींद में रिटर्न फाइल कर देता है और फिर उसके सपने में आता, अरे मैं तो गलत रिटर्न फाइल कर दिया, वो अभी मेरे को ठीक करना है। तो गाइस जैसे आपको ऐसा होश आता है तो आप बिल्कुल आ सकते हो मुंह उठा के, आपको लगता है कि आपकी कोई ओमिशन वाली गलती हुई या फिर आपने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट बता दिया है, तो उस केस में गाइस आप रिवाइज कर सकते हो अपने रिटर्न को। टाइम लिमिट सेम टू सेम है इसमें, 3 मंथ फ्रॉम रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो कि हमेशा 31 दिसंबर आएगा, क्योंकि 31 मार्च एकदम स्टेबल है, तो इससे पहले 3 महीना क्या होगा, हमेशा दिसंबर होगा, तो ये डेट हमेशा सेम आएगी। या फिर बिफोर रेगुलर असेसमेंट, इसमें बाजा क्यों नहीं बजा है, क्योंकि बाजा बजाने के लिए आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ती है, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसलिए अपन को रेगुलर असेसमेंट करना पड़ेगा इसमें अपन को, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट मतलब मैम स्क्रूटनी, ठीक है। तो गाइस मैं आपको इसी के साथ बता दूं कि असेसमेंट प्रोसीजर जो चैप्टर है वो मैंने सिर्फ 45 मिनट्स में फुल कवरेज किया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो गाइस क्या कर रहे हो, जाके देखो पहले वो, ठीक है। तो आपको ये रिटर्न रेगुलर असेसमेंट हो गया आपका, ठीक है, बिफोर रेगुलर असेसमेंट या फिर 3 मंथ विच एवर इज अर्लियर में आपको अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना है, ठीक है। देखो रिवाइज रिटर्न के कुछ फीचर्स है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप इंटरमीडिएट में हो या फाइनल पे हो, थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आना बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, इसलिए फीचर अच्छे से पढ़ो। रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, गाइस याद रखना कि जो रिवाइज रिटर्न रहता है वो हमेशा ओरिजिनल को रिप्लेस कर देता है, ओरिजिनल कुछ भी हो वो उसको रिप्लेस कर देगा। रिवीजन ऑफ रिवीजन रिटर्न, मतलब आप अपने रिवाइज रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हो, चाहे जितने बार कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं आपको। आप अपने बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हो, ओरिजिनल को कर सकते हो, बिलेटेड को कर सकते हो, रिवाइज को भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन ऑफ लॉस रिटर्न, आपने लॉस का रिटर्न फाइल किया, अभी अपन सीखे सारी चीजें, उसको भी रिवाइज कर सकते हो। गाइस अभी तक हमने चारों चीज सीखी, चारों को आप रिवाइज कर सकते हो। आपने कोई रिटर्न फाइल किया गाइस, जब आपके पास नोटिस आया 142(1) का, प्लीज मत बोलना नहीं पता, बिकॉज असेसमेंट प्रोसीजर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप 142 के नोटिस के बाद बात कर रहे हो तो उसके बाद गाइस आप रिवीजन नहीं कर सकते उसका। आपने एक तो 142 के नोटिस के बाद भर रहे हो, उसके बोल रहे हो मेरे को रिवाइज करना है, मतलब यही काम धंधा है ना, आप ही बस ऐसे बच गए हो ना जिसको हम एंटरटेन करें, बिल्कुल नहीं मानी जाएगी आपकी बात, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन नया वाला रिटर्न देखते हैं जिसका नाम है डिफेक्टिव रिटर्न। मैम डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, ये क्या होता होगा गाइस? जैसे कि कोई भी डिफेक्ट आ जाता है उस रिटर्न में अगर, तो उसको अपन कहते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, जैसे गाइस देखो एओ जो है वो देख रहा था आपके रिटर्न ऑफ इनकम को और उसको लगा कि यहाँ पे कुछ तो डिफेक्ट है, कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको बोलेगा इधर आओ, आपको बोलेगा आप कुछ कहना चाहते हो, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा आपको। उसके बाद आपको बोलेगा देखो ये मिस्टेक है, ठीक करके लाओ जाओ, तो आपको 15 दिन देगा और बोलेगा जाओ ठीक करके आओ। 15 दिन नोटिस ऑफ करने से लेते हैं अपन, ठीक है। अगर 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 आप नहीं भरे, मतलब आप ठीक करके नहीं दिए, तो जो आपका रिटर्न है उसको हम लोग इनवैलिड मान लेंगे कि आपने कोई रिटर्न नहीं भरा अभी तक। आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं, उसमें आपको ठीक करके लाना है, अदरवाइज हम मान लेंगे कि आपका रिटर्न इनवैलिड है। मैम कब होता है डिफेक्टिव रिटर्न? बहुत टेंशन हो रही है, अभी बताती हूँ। देखो अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो असेसमेंट का रिटर्न भर दिया बट पैसे नहीं दिए, टैक्स तो भरो। आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया, जो भी डॉक्यूमेंट रिलेवेंट रहते हैं वो सब आपने दिया ही नहीं। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं किया। आपने ऑडिट का जो अकाउंट्स वगैरह जो भी ऑडिटेड अकाउंट्स है वो सब लगाया ही नहीं है, मतलब कर क्या रहे हो भगवान जाने। आपको कॉस्ट रिपोर्ट भी बोला था, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट भी लगाना है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली आपको लगाना है, आपने कुछ नहीं लगाया। आपको अच्छे से प्रोजेक्ट बनाने का काम देते, आपने एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया, फ्रंट पेज बना के दे रहे हो, तो आपको नंबर मिलेगा? आप स्कूल गए, प्रोजेक्ट बनाए, मैम आपको बोली थी पॉल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, आपने क्या किया? इंडेक्स बनाया, उसमें लिख दिया साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, और ये इंडेक्स जाके मैडम को दे दी। तो आप बताओ कितना नंबर मिलेगा प्रोजेक्ट में? 0। इंडेक्स बनाने बोली थी कि प्रोजेक्ट बनाने बोली थी? आपको यहाँ पर रिटर्न फाइल करने बोले या क्या करने बोले जो तुम ऐसे शॉर्टकट में निपटा रहे हो? उसके बाद भी आपको टाइम दे रहे हैं ना 15 मिनट, 15 दिन की ठीक करके ले आओ जाओ करके, तो भी से आप बस क्या बोले आप लोग को, आलसी लोग को।
तो गाइस ये सब चीज जो इंपॉर्टेंट रहती है आपको रिटर्न में अच्छे से लगाना है। अब पढ़ते हैं अपन वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न का वेरिफिकेशन होता है। तो देखो इंडिविजुअल के केस में गाइस वो खुद अपना जो रिटर्न रहता है वो खुद अपना वेरिफिकेशन देता है कि हाँ मैं ये इंसान हूँ, मैं वेरीफाई करता हूँ कि मैंने रिटर्न फाइल किया है। अगर इंसान जिंदा नहीं है तो एथोराइज, वो जिसको भी एथोराइज किया या उसका जो भी गार्जियन है वो रहेगा, वो आपको वेरीफाई करेगा। HUF के केस में कौन वेरीफाई करता है या फिर कोई भी एडल्ट मेंबर वहाँ पे जो करता रहते हैं वो, या फिर वहाँ फैमिली के जो भी बड़े व्यक्ति वो लोग जो रहते हैं वो लोग वेरीफाई करते हैं। फर्म के केस में कौन करता है? मैनेजिंग पार्टनर या फिर कोई भी अडल्ट मेंबर। कोई भी मैनेजिंग पार्टनर या अडल्ट मेंबर जो रहेंगे वो फर्म के केस में वेरीफाई करते हैं। LLP के केस में कौन करेगा? कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो पार्टनर डेजिग्नेटेड है वो लोग या फिर कोई दूसरा पार्टनर, इन लोग क्या करेंगे? LLP केस में वेरीफाई करेंगे। लोकल अथॉरिटी के केस में जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर रहता है गाइस वो लोग करते हैं वेरीफाई। गाइस आप लोग को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि नॉर्मली ये इंडिविजुअल के केस में खुद ही करूंगी, मैं नहीं हूँ तो मेरे गार्जियन करेंगे, मेरे ऑथराइज लोग करेंगे, HUF में करता करेंगे, मेंबर करेंगे, LLP के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे। तो नॉर्मल एकदम याद करने लायक कुछ नहीं है इसमें, पढ़ लो बस, 2 बार हो जाएगा। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर करता है, और पॉलिटिकल पार्टी के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई दूसरा डायरेक्टर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी हो, ये सारे लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा एसोसिएशन वगैरह तो गाइस वहाँ के कोई भी मेंबर्स कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर कर सकता है वहाँ का। ठीक है गाइस, कंपनी के केस में कौन करेगा? MD, कोई भी डायरेक्टर। ठीक है, अदर एसोसिएशन के केस में कोई भी मेंबर, एनी अदर पर्सन में कोई भी पर्सन कर सकता है, या किसी और के बिहाफ में कोई और भी कर सकता है। ठीक है, बहुत इजी था ये तो। फिर कोटेशन ऑफ आधार का कोटेशन। तो गाइस जो भी पर्सन एलिजिबल है आधार कार्ड नंबर लेने के लिए उनको अपना आधार नंबर कोट करना पड़ेगा अपने रिटर्न ऑफ इनकम में। ये मैंडेटरी है, उनको अपना रिटर्न ऑफ इनकम में फाइल करना ही पड़ेगा अपना आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है और आपने अप्लाई किया आधार के लिए तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर बताना पड़ेगा। या तो एप्लीकेशन नंबर बताओ या तो आधार नंबर बताओ, रिटर्न ऑफ इनकम में कंपलसरी है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ गाइस हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।